नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। राजस्थान में पेपर लीक मसले पर एक तरफ जहां पूर्व गहलोत सरकार हाशिए पर है, तो वहीं अभी भजनलाल सरकार ने जिस तरह से एसओजी को फ्री हैंड दे दिया है, उसके बाद अब ये तो साफ हो गया है कि सूबे के युवाओं को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में राजस्थान की पूर्व डीजीपी बीएल सोनी का ऑडियो जिस तरह से सामने आया है, अब उसने भी पुरानी गहलोत सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 6 मिनट से ज्यादा के इस ऑडियो को लेकर नवतेज टीवी ने भी बीएल सोनी से बात की, तो उन्होंने भी इसकी पुष्टि की। चलिए पहले आपको पूर्व डीजीपी बीएल सोनी का यह ऑडियो सुना लेते हैं, फिर इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान में पेपर लीक और भर्ती में हो रहे विभिन्न घोटालों से जो प्रभावित युवा हैं, लाखों युवा जो बहुत हताश थे, निराश थे, उनमें हाल ही में राजस्थान एसओजी द्वारा की गई प्रभावी कार्रवाई से एक आशा की किरण जगी है। और एक बहुत अच्छी बात आज देखने को मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी एसओजी की टीम को बुलाया, पूरी जानकारी ली उनसे और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए बोला और उनको सारे साधन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। और एक बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि जब भी एसओजी की टीम थके, देर रात में थका हुआ महसूस करे, तो उनको उन पीड़ित युवाओं के चेहरे याद आने चाहिए जो कि इन घोटालों में प्रभावित हुए हैं। ये बहुत मोटिवेशन की बात है और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज सारी टीम के अंदर जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पिछले 5 सालों में, पिछली सरकार में करीब करीब सारे पेपर लीक हुए। विभिन्न बोर्डों में और लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनके अधिकारी बार बार पकड़े गए, लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति 18 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में पकड़ा गया, जिसके मोबाइल में सदस्यों से हो रही चैटिंग, जो संदिग्ध चैटिंग, जिससे कि भर्ती में घपले का एक सुराग मिल सकता था, वो मिला। और तो और उसकी मोबाइल में ओएमआर सीट तक मिली, लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस को आगे नहीं होने दिया। उस समय या तो मीटिंग होती नहीं थी, गृह मंत्री का चार्ज मुख्यमंत्री जी के पास था, और ना तो ज़्यादातर उनका समय नहीं मिलता था तो वो मीटिंग करते नहीं थे, और अगर मीटिंग होती थी तो उसके अंदर उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और एक केंद्रीय मंत्री महोदय को किसी फालतू मामले में उलझाने के लिए ही ज़्यादातर सारी योजनाएं बनती रहती थी। कभी कोई सीरियस बात नहीं हुई कि किस तरह से हम युवाओं के साथ हो रहे कुठाराघात को रोक सकते हैं। 5 वर्ष में कानून व्यवस्था, पेपर लीक, युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर कभी मुख्यमंत्री महोदय ने चर्चा में भाग नहीं लिया। इस संबंध में बहुत चर्चाएं हुई। तत्कालीन समय में विधानसभा में माननीय कटारिया साहब ने इसको बहुत प्रभावशाली तरीके से उठाया था और माननीय विधायकों ने सैकड़ों प्रश्न इस पर पूछे थे, लेकिन एक भी प्रश्न का उत्तर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने स्वयं नहीं दिया, बल्कि किसी एवजी मंत्री ने दिया। जिससे ये साबित होता है कि कितनी प्रायोरिटी थी उस समय इन विषयों पर। भर्ती से संबंधित बोर्डों और आयोगों में ऐसे संदिग्ध लोगों को लगाया गया जिससे कि पूरा राजस्थान शर्मसार है। पूरे देश के भ्रष्टतम आयोग के रूप में इसकी पहचान होने लगी है। और तो और इनके अपने दल के एक आधिकारिक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े व्यक्ति को, जिसने चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन जनता ने नकार दिया, लेकिन उसके बाद भी उनको आयोग का सदस्य बनाया गया है। ऐसे ऐसे लोगों को आयोग का सदस्य बनाया गया जिनके बारे में आम जन बहुत संदिग्ध छवि रखता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोग भर्ती में और आयोग में सदस्य बन गए जिनको आप एक संविदा कर्मी की भर्ती के अंदर भी नहीं रखना चाहेंगे। शीर्ष संस्थाओं की दुर्गति पिछली सरकार में माननीय गहलोत साहब के समय पर उनके अपने निजी और राजनीतिक स्वार्थों के चलते खूब की गई। राजस्थान के लाखों युवा बद्दुआ दे रहे हैं, बेचारे गरीब। मैं देखता हूं इनको पार्कों के अंदर, रेलवे स्टेशनों पर, जहां पर भी इंटरनेट उपलब्ध है, उनको तैयारी करते हुए देखता हूं, तो इनके साथ, इनके भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को देख करके मैं अंदर से सिहर जाता हूं। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं जो जिला मुख्यालय से भी 90 किलोमीटर दूर है।
मैं सोचता हूं अगर उस समय ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था रही होती तो मेरे जैसा व्यक्ति तो सेवा में नहीं आ सकता था। ऐसे नेतृत्व को सोचना चाहिए कि इन संस्थाओं में जिन लोगों को हम भर्ती कर रहे हैं वो अगले 35 साल तक राजस्थान की सेवा करेंगे। तो यदि हम ईमानदार, स्वच्छ छवि के और पारदर्शी सिस्टम से भर्ती करेंगे तो हम उनसे आशा कर सकते हैं कि वो राज्य की अच्छे से सेवा करेंगे। लेकिन अगर सारा सिस्टम ही भ्रष्ट होगा और सारा सिस्टम फेवर के रूप में होगा, अपने चुनिंदा लोगों के रिश्तेदारों को भर्ती करने में लगा होगा, तो उस पर जनता का विश्वास कभी भी नहीं होगा। ऐसे नेतृत्व को यह सोचना चाहिए कि वो आज हैं, कल रहेंगे, ना रहेंगे, लेकिन संस्थाएं रहेंगी, राज्य रहेगा, राष्ट्र रहेगा, और उनमें याद किया जाएगा कि कब कैसी साफ व्यवस्था थी या दूषित व्यवस्था थी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो आशा की किरण वर्तमान सरकार ने कड़ी कार्रवाई करके दिखाई है वो आगे भी जारी रहेगी, और हमारे लाखों युवाओं को, जो गांवों के रहने वाले हैं, शहरों के रहने वाले हैं, बेचारे उम्मीद करते हैं कि वो भी कहीं न कहीं किसी सिस्टम में आकर के सेवा करेंगे। उनको एक पारदर्शी, एक मेरिट आधारित, एक सरल प्रक्रिया वाली भर्ती में शामिल होने का अवसर मिलेगा। हमारे अधिकारी और उनकी टीम बहुत सक्षम है। उनको अगर अच्छे एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और अच्छे लॉयर्स की टीम अगर दी जाए, सपोर्ट दी जाए, तो वो जरूर लॉजिकल एंड पर पहुंच सकते हैं, जिससे कि जो बड़े षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने करोड़ों कमाने के लिए, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कारोबार बढ़ाने के लिए और अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए इस सिस्टम को खराब कर रखा है, हैक कर रखा है, उसमें कुछ सुधार हो सके और जो रियल कल्प्रिट्स हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो कानून के दायरे में आ सके, ऐसी उम्मीद सभी करते हैं। तो पूर्व डीजीपी बीएल सोनी का ऑडियो आपने सुना, किस तरीके से राजस्थान में हुए पेपर लीक प्रकरण को लेकर उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। आज इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र सोनी सीधा न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है वर्तमान की स्थिति को देखते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें अपने ही लूटते जा रही हैं। बहरहाल राजस्थान में पेपर लीक मामला एक आज का नहीं है, काफी पुराना है और काफी चर्चा का विषय रहा है। दोनों ही सरकारें रही, वर्तमान में फिलहाल भजनलाल सरकार की बात कर ले या फिर पूर्व सीएम अशोक गहलोत की जब सरकार थी, एक दूसरे पर लगातार हमलावर थे। लेकिन फिलहाल बीएल सोनी यानी कि जो सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम अशोक गहलोत की सरकार में डीजीपी रही है, उनका इतना बड़ा वीडियो ऑडियो वायरल होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल चंदा, देखिए कि कुल मिलाकर के एसीबी के पूर्व डीजीपी बीएल सोनी सिर्फ व्यंग्यात्मक तरीके से, जिस तरीके से अशोक गहलोत और उसकी कार्यप्रणाली और तमाम सरकार को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने एक घेरा बनाया है, इस घेरे पर अब कई ऐसे गंभीर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बात ये ज़रूर कही है कि कल हो ना हो लेकिन गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। देखिए जिस तरीके से राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ बन करके आज जो ऑडियो आया है वो बीएल सोनी का है। ये बीएल सोनी का ऑडियो नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के उन तमाम युवाओं की एक बड़ी आवाज़ बीएल सोनी के तौर पर आज राजस्थान में गूंजती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से गहलोत ना तो कार्रवाई करना देना चाहते थे और ना ही कार्रवाई उस पर शिकंजा कसना चाहते थे। लेकिन भजनलाल सरकार के आने के बाद जिस तरीके से एसओजी को फ्री हैंड दिया है, आप देखिए कि एसओजी लगातार किस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और उन्होंने फ्री हैंड मिलने के बाद ऐसे कई राज खोले हैं जो ये राज अगर गहलोत सरकार अगर चाहती तो ये राज पहले ही बाहर आ जाते। लेकिन भजन सरकार ने पहले ही कहा था कि जिन मुद्दों को लेकर के, जिन वादों को लेकर के सरकार राजस्थान में आई है, उनकी एक एक आवाज बन करके, युवाओं की आवाज बन करके इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन चंदा यहां पर देखिए कि बीएल सोनी एक ऐसी शख्सियत है जिनको ईमानदारी का एक बहुत बड़ा तमगा उनके ऊपर लगाया मतलब देखा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी ईमानदारी, हॉनेस्टी पूरा राजस्थान जानता है। और साथ ही साथ आप देखिए कि उनके कार्यकाल में उन्होंने कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा और उन्होंने सुरेंद्र, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो बीएल सोनी का ये ऑडियो सामने आया है, इस ऑडियो को सुनने के बाद कांग्रेसी में खलबली मचती हुई कहीं ना कहीं नजर आई होगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर इसमें कहा है कि 18 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए जो राज्य मंत्री दर्जा व्यक्ति हैं वो लेते हुए नजर आए थे। बकायदा उनके फोन में ओएमआर शीट भी देखने को मिली थी।
बिल्कुल चंदा, देखिए जिस तरीके से एसीबी पूर्व डीजीपी बीएल सोनी ने जो नाम लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये नाम बहुत जल्दी जो है वो बाहर निकल करके आएगा और निश्चित तौर पर उस पर भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से व्यंग्यात्मक तरीके से बीएल सोनी ने जो तमाम आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर लगाए हैं, तो निश्चित तौर पर अब यहां पर एक सियासत में एक बहुत बड़ा उछाल भी आएगा। और जिस तरीके से आप देखिए कि बीएल सोनी उस वक्त बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत एक ऊंट का पहाड़ बनकर के कहीं न कहीं उनके लिए एक रोड़ा बनकर सामने आ रहे थे। लेकिन बीएल सोनी की अपनी होनेस्टी, अपनी ईमानदारी, अपनी मजबूती और जिस तरीके से बीएल सोनी ने जो काम किए हैं वो हमेशा इतिहास के पन्नों पर लिखे जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कई आईएएसओ को जेल पहुंचाया है, बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा आईना दिखाया है। जिस तरीके से पेपर लीक जो मामला था, निश्चित तौर पर चंदा ये राजस्थान के लिए कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा कलंक था। उस कलंक को बीएल सोनी के ऑडियो में साफ तौर पर हम सुन सकते हैं, उन्होंने कहा कि 5 साल में जो भी परीक्षाएं हुई हैं, जाहिर सी बात है उसमें अमूमन जो है परीक्षा पेपर लीक हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव 2024 का समय नजदीक आते जा रहा है और देश में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का दायरा यानी कहें कि ताकतें बढ़ती जा रही है। कई दल और नेता बीजेपी और एनडीए घटक दलों में शामिल हो रही हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन और एकता टूटती हुई दिख रही है। आज भी प्रदेश भाजपा में आरएलपी और कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा का दामन थामने वालों में आज राजस्थान के पश्चिमी इलाके के कई लोग शामिल रहे। जालौर से कांग्रेस के पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल निदेशालय कांग्रेस बता चले कॉलेज शिक्षा में संयुक्त निदेशक के पद पर रहे और विधानसभा चुनाव में देवली उनियारा से आरएलपी से लड़ने वाले प्रोफेसर विक्रम सिंह गुर्जर, दौसा से कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भावनी सैनी, आर्च अकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर अर्चना शुराना के साथ ही और भी कई लोगों ने भाजपा की प्राथमिकता सदस्यता ग्रहण की है। वहीं अरुण चतुर्वेदी और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने भाजपा का पटका पहनाकर सभी को सदस्यता ग्रहण कराई। और जिस प्रकार से आज आम आदमी को इस बात की आश्वस्ता मिली है कि नरेंद्र मोदी है तो मेरा भविष्य ठीक है, इसके साथ ही पिछले 2.5 महीने में भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार और डबल इंजन की सरकार, उसने चाहे वो 2.5 महीने के अंदर अंदर, चाहे हम कह सकते हैं ईआरसीपी जैसा रुकाऊ बजट रुका, यमुना जल का समझौते को जो लंबे समय से 50 साल से कांग्रेस राजनीति कर रही थी, लेकिन उस दिशा में सकारात्मक प्रयास नहीं, उसको करने की बात होगी। पेंशन की बढ़ोतरी का विषय होगा। हाल ही में बिजली को लेकर के जो 1 लाख करोड़ से अधिक का समझौता हुआ है, वो 2.5 साल में बिजली के ऊपर आत्मनिर्भरता भारत की, राजस्थान की समाप्त करेगा। इन सब विषयों को, और दूसरी तरफ कांग्रेस का नेतृत्व जो दिशाहीन है, नेतृत्वहीन कांग्रेस है। आज जब सारा देश की सेना के साथ खड़ा होता है, कांग्रेस का नेतृत्व सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो या डोकलाम का मुद्दा हो। इन सब को लेकर के आज कांग्रेस बाकी दलों में और इसके साथ समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का तय किया है। निश्चित रूप से जहां भारतीय जनता पार्टी को इस सबसे ताकत मिलेगी, वहीं एक समाज में मैसेज है कि कांग्रेस पूरी तरह से अब नेतृत्वहीन, दिशाहीन, नीतिहीन हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर सीधा न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गए। उमंग जी, जाहिर सी बात है मुहाने पर लोकसभा चुनाव है, दल बदल का सिलसिला भी हमने शुरुआती तौर पर देखते आए हैं और आज भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, खास करके राजस्थान में कई बड़े ऐसे दिग्गज चेहरा रहे हैं कांग्रेस में। और आरएलपी की बात कर ली, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है वो कहीं ना कहीं अमल होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल चंदा, कहीं ना कहीं बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को फलीभूत करने के लिए लगातार डटी हुई है, जुटी हुई है और आज यही इसका एक परिणाम हुआ कि कांग्रेस और आरएलपी, सबसे बड़ी बात अभी कुछ दिन पहले आरएलपी के एक वरिष्ठ नेता ने भाजपा का दामन थामा था और कांग्रेस का भी एक और आरएलपी के नेता ने दामन थामा। अब आरएलपी से एक और व्यक्ति टूटकर बीजेपी में आ गया है। तो सबसे पहले अगर हम आरएलपी की हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के लिए आने वाला लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा यहाँ से मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वो कांग्रेस की तरफ से टिकट लेते हैं, लड़ते हैं तो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अभी के हिसाब से हनुमान बेनीवाल के लिए ये लोकसभा चुनाव काफ़ी हम कह सकते हैं कठिन दिखाई दे रहा है। खैर, आज की अगर हम बात कर ले तो जालोर से पूर्व विधायक दलित नेता विशेष तौर पर मैं इसका उल्लेख कर रहा हूँ रामलाल मेघवाल, देवली उनियारा से आरएलपी के नेता प्रोफेसर विक्रम सिंह गुर्जर जो कि बीजेपी नेता
विजय बैंसला के खिलाफ वो लड़े थे, और इन्हें जब ये कांग्रेस में थे तो सचिन पायलट का एक मजबूत सिपाही इन्हें माना जाता था। उन्होंने आज भाजपा का दामन थाम लिया है। उसके अलावा एससी प्रकोष्ठ जालोर के जिलाध्यक्ष गोकुल परिहार, जालोर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री रमेश मेघवाल, समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व सदस्य भावना गर्ग और फैशन डिजाइनर अर्चना सुराणा। तो चंदा, अर्चना सुराणा और कई ऐसे लोग हैं, कई पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, वो भी धीरे धीरे बीजेपी में आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लोग बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें बीजेपी में जितने भी लोग आ रहे हैं, भले ही वो राजनीतिक दलों से हों या फिर पूर्व सरकारी कर्मचारी अधिकारी रह चुके हों या फिर सामाजिक और प्राइवेट संस्था के लोगों, हर एक व्यक्ति अगर बीजेपी में आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जरूर मजबूत करेगा। जहां तक बात करें राजनीतिक दलों के लोगों की बीजेपी में आने की, उस पर तो कहीं ना कहीं जैसा कि सबको पता है बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग में काफी महारत हासिल करी हुई पार्टी है। तो राजस्थान के लगभग हर एक हिस्से से बीजेपी ने अपने आप को मजबूत करा है, क्योंकि यहां पर बात लोकसभा चुनाव की है और विधानसभा चुनाव में जो जीत बीजेपी ने सोची थी वैसी जीत उन्हें नहीं मिल पाई, और तभी से कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी कोर कमेटी। ऐसे में ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस एक तरफ हाई हो रहा है, लेकिन अगर राजस्थान के कुछ हॉट सीटों की बात करें, लोकसभा सीटों की बात करें, उसमें से चूरू, झुंझुनू और नागौर ऐसे कुछ सीट है जहां पर अभी भी स्थिति थोड़ी बहुत डगमगाई देखने को मिल रही है। क्योंकि यहां पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप करते हुए नजर नहीं आ रही है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आरएलपी को तरफ से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। नागौर वो सीट है जहां पर अभी भी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। बिल्कुल चंदा, नागौर सीट की अगर हम बात करें, वापस से हनुमान बेनीवाल पे हमें आना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को सबसे ज़्यादा जो चोट पहुंची है वो ज्योति मिर्धा की वजह से पहुंची है। हालांकि विधानसभा चुनाव में वो हार गई थी, लेकिन उन पर बीजेपी ने एक बार फिर से विश्वास किया और उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा है। और हनुमान बेनीवाल कमज़ोर इसलिए हुए हैं क्योंकि उनके 3 मजबूत आदमी उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं, एक कांग्रेस में जा चुका है, 2 बीजेपी में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं नागौर सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने अपनी तमाम जो कोशिशें थी उन्हें सफल साबित कर दिया है। चूरू सीट की आपने बात करी, राहुल कसवा का वहां से टिकट काटकर देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया था। तो देवेंद्र झाझड़िया को मजबूत करने के लिए चूरू से कई कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में शामिल किया है। और अलवर की अगर हम बात करें, भूपेंद्र यादव की सीट की, वो भी सीट कहीं ना कहीं 50-50 के अंदर आ रही थी, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कल कई ऐसे लोग बीजेपी में शामिल हुए जो अलवर के आसपास के क्षेत्रों में अपना वर्चस्व रखते हैं, और उन्होंने भी बीजेपी में शामिल होकर यह दर्शा दिया कि अलवर वाली सीट भी बीजेपी की मजबूत हो चुकी है। कि जिन सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि असमंजस की स्थिति है, लोकसभा चुनाव में अब महज 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में देश में तेजी से सियासी समीकरण बदलते नजर आ रही है। पॉलिटिकल पार्टियों में दल बदल का सिलसिला भी तेज हो गया है। बात अगर राजस्थान की करें तो यहां लगभग हर सप्ताह नेताओं के दूसरे दल में जाने की खबरें चर्चा का विषय बनती है। सबसे ज्यादा नेताओं का कांग्रेस से मोहभंग होते नजर आ रहा है और वो पार्टी को अलविदा कर बीजेपी का दामन थाम रखी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के खास कहे जाने वाले पूर्व मंत्री महेश जोशी कभी भी हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम सकती हैं। तो कई बीजेपी नेता जैसे प्रहलाद गुंजल के जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरें सामने आ रही है। बता दें, विधानसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस के शांति धारीवाल ने जबरदस्त पटखनी दी थी, लेकिन अब दोनों एक ही दल में होंगे तो तस्वीर कुछ और ही नजर आएगी। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे, हमारे सहयोगी सुरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है आगामी लोकसभा चुनाव है, दल बदल का सिलसिला देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ नेता ऐसे भी जो हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रखे हैं, लेकिन अगर संख्या की बात कर ले तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का सुपड़ा ज्यादा साफ होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल चंदा, देखिए दिल के सारे गिले शिकवे रहने दीजिए, आप जहर देने आए हैं, सिर्फ जहर दीजिए। अब राजस्थान की राजनीति में देखिए कि लगातार बहुत कम वक्त बचा है। अब इधर से जो है वो बीजेपी के 15 योद्धा जो हैं वो चुनावी मैदान में है, इधर से कांग्रेस अपने 10 योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। अब लगातार जो है वो दिल्ली में मंथन चल रहा है कि और किन किन सीटों पर जो है वो बाकी के कांग्रेस के योद्धाओं को उतारा जाए, उसको लेकर के लगातार चेहरे की तलाश जारी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि दल बदलने वाली तस्वीर रोजाना यहाँ पर अपना अपना एक नंग और एक नई सियासत यहाँ पर नजर आ सकती है। जिस तरीके से अब आप देखिए कि उससे पहले लालचंद कटारिया
इसके अलावा राजेंद्र यादव और तमाम बड़े दिग्गज जो नेता थे वो बीजेपी जाकर के उन्होंने ज्वाइन की है। अब लगातार अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कुछ बीजेपी से नाराज कुछ ऐसे कद्दावर नेता हैं जो अब कांग्रेस का कहीं न कहीं दामन साधने की बात चल रही है। देखिए इसमें अब आपके महेश जोशी हैं, ममता भूपेश है, इधर से प्रहलाद गुंजल हैं, वो कांग्रेस में जा सकते हैं और इधर से दो जो बड़े चेहरे हैं वो बीजेपी में आ सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि इनके बीच में ये दल बदलने वाली तस्वीरें इन दिनों वोटरों के बीच में खासा कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी नजर बनाती हुई नजर आ रही है। वोटर भी सोच रहे हैं कि क्या इन नेताओं को किस बात का डर है कि अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो किस तरीके का उनको डर सता रहा है। दूसरी चीज ये कि इतने साल इतनी पार्टी को देने वाले आज योद्धा अगर दल बदल रहे हैं तो उसका सियासी कारण क्या हो सकता है। नाराजगी वजह भी बताई जा सकती है, पार्टी का एक पार्टी का साथ छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो रही हैं। प्रहलाद गुंजल का आपने नाम लिया, कोटा से आते हैं और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिलहाल ओम बिरला वहां से प्रत्याशी है। अगर प्रहलाद गुंजल पार्टी का साथ छोड़ते हैं और कांग्रेस में अगर शामिल होते हैं तो कितनी उम्मीद जताई जा सकती है कि कांग्रेस वहां से उसे उतार सकती है? देखिए चंदा, अब तक सबसे बड़ा तो उदाहरण आप देखिए राहुल कसवा, जैसे ही उन्होंने बीजेपी को छोड़ा और कांग्रेस का दामन साधा उनको वहां चूरू से टिकट मिल गया। ठीक उसी तरीके से शांति धारीवाल पहले ही कह चुके हैं कि मैं यहां पर जो है वो लोकसभा में मोहरा नहीं बनना चाहता, वो रिस्क लेना नहीं चाहते। तो अब कांग्रेस को एक बड़े चेहरे की तलाश थी और अब वो बड़ा चेहरा जो है वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होगा और वो है प्रहलाद गुंजल। अब आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल वर्सेस शांति धारीवाल दोनों एक दूसरे के इतने दूर विरोधी ये नेता हैं कि एक दूसरे की चेहरा देखना तक पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब कहा जाता है कि एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 होते हैं। अब ये 11 मिलकर के किस तरीके से ओम बिरला की सियासी गणित को बिगाड़ेंगे, ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। दूसरी चीज ये है कि अब क्या प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस कितना पचा पाएगी, दूसरी तस्वीर ये रहेगी। तीसरी तस्वीर ये रहेगी कि क्या शांति धारीवाल क्या प्रहलाद गुंजल के साथ मिलकर के लोकसभा की क्या रणनीति बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। एक ये तस्वीर भी कहीं न कहीं बिल्कुल कह सकते देखने हैं कुछ वाली नेता होगी। जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो कुछ ऐसे भी नेता हैं, ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल आगामी लोकसभा चुनाव है, मुहाने पर है और ऐसे में तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान की बात करें तो दोनों ही पार्टियां जीत के दावे करती हुई नजर आ रही है और वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो 25 की 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है। और फिलहाल तमाम राज्यों की स्थिति ओपिनियन पोल के मद्देनजर अगर देखें तो क्लीन स्वीप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में नजर आ रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।